हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। इसमें 3 पार्ट्स हैं। हमें थिन स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है 3 पॉइंट्स पे। पहला आउटसाइड द सेल, दूसरा ऑन द सरफेस ऑफ सेल और तीसरा इनसाइड द सेल। टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। थिन स्फेरिकल शेल को इमेजिन करने के लिए आप ऐसे मान लें कि आपके पास एक मेटल की एक स्टील की फुटबॉल है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस फुटबॉल के बाहर किसी एक पॉइंट पे, फुटबॉल के ऊपर यानी फुटबॉल पे और फुटबॉल के अंदर किसी एक पॉइंट पे। इन तीनों चीजों का दिमाग में ध्यान रखिए। उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होता है। कैसे ड्रॉ किया है? फिगर आपके सामने बना हुआ है। फिगर कैसे प्लॉट किया है ये हम आपको इधर बता रहे हैं। देखिए, सपोज दैट वी हैव a thin spherical shell of radius r and surface charge density sigma uniformly distributed है and we have to measure the electric field at points P1, P2 and P3 which lies outside the shell, on the surface of shell and inside the cell respectively। ठीक है। अब जिन पॉइंट्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है उन पॉइंट्स पे हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। P1 पॉइंट मान लीजिए इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे है तो हम इस स्मॉल r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस जो बड़ा सा स्फीयर होगा उसको प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। इस सरफेस के ऊपर हमने स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया ds1। ठीक है। P2 पॉइंट के लिए जब हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो ये गॉसियन सरफेस खुद स्फीयर हो जाएगा। मान लीजिए इस पे भी हमने एरिया ले लिया स्मॉल एरिया ds2। P3 पॉइंट से हमने गॉसियन सरफेस प्लॉट कर लिया और इसके ऊपर हमने एरिया ले लिया P3 पॉइंट, स्मॉल एरिया हमने यहां भी ले लिया ds3। ठीक है। सपोज दैट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है जो सरफेस के ऊपर नॉर्मल होगा। इतना कंप्लीट। अब यही फिगर हम लोगों ने इसको सिस्टमैटिक ढंग से यहां से ड्रॉ किया हुआ है। इस फिगर को कैसे प्रिपेयर किया गया, ये फिगर कैसे बना है ये आपने यहां समझ लिया। इतना समझने के बाद हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो अब टॉपिक स्टार्ट कहां से करना है तो ये चीज समझिए कि फिगर कैसे ड्रॉ होगा। अब हम पहले लैंग्वेज की फॉर्म में फिगर को इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर उसको ड्रॉ करेंगे और फिर आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टार्ट किया, लेट अस कंसीडर वी हैव। क्या? पेन और कॉपी निकालिए, नोट कर लीजिए। Let us consider we have a metallic charged spherical shell of radius capital R having surface charge density sigma and there are 3 points P1, P2 and P3 lies outside the cell, on the surface of cell and inside the cell where we have to measure the electric field intensity. Then we draw the Gaussian surfaces from all these points as shown in figure। इतना करने के बाद डॉट डॉट और आगे as shown in figure। ठीक है। इतना करेंगे, यहां तक तो लिखेंगे, उसके बाद फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। फिगर को एक बार और समझ लें। लेट अस कंसीडर वी हैव अ मेटालिक चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R having surface charge density sigma and we have to calculate the electric field at the points P1, P2 and P3 which lies outside the shell, on the surface of shell and inside the cell respectively।
Okay. Suppose that there are ds1, ds2 and ds3 vectors, है ना, are the area vectors on the surfaces of points P1, P2 and P3 respectively. इतना हो गया, फिगर कंप्लीट हो गया. अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे. टॉपिक पे आने के बाद हम इस टॉपिक की स्टडी करते हैं 3 पार्ट. नंबर 5, नंबर ए, पहला एट पॉइंट P1. हाँ, एक शिकायत थी आप लोगों की और कई लोगों का सजेशन था कि थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही है, तो फॉन्ट बड़ा कीजिए. कोशिश करते हैं अभी से. नंबर 1, एट पॉइंट P1 या आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर. आपको बताया था गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में काम क्या करना है. जब फिगर ड्रा हो गया उसके बाद एक ही चीज बची थी इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में. क्या कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की 2 इक्वेशन बनानी है. एक तो डेफिनेशन दे, दूसरी गॉस थ्योरम से, और दोनों को कंपेयर कर देना है. तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से फाई इक्वल इंटीग्रल over the closed surface E vector dot ds1 vector. Okay, और इंटीग्रल over the closed surface E vector ds1 cos theta. देखिए सब के सब सरफेसेस स्फेरिकल हैं. तीनों पॉइंट्स P1, P2, P3. हमारा ऑब्जेक्ट भी स्फेरिकल था, स्फीयर के लिए मेजर कर रहे हैं. तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, कल मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक सरफेस में 2 नॉर्मल, तो दोनों पैरेलल, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री. जहां थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो फाई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस E ds1 cos 0 और फाई इक्वल इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस E ds1. इक्वेशन नंबर 1. ओके, ये दिखाई दे रहा होगा आपको. एंड according to Gauss theorem, Gauss theorem के अकॉर्डिंग phi इक्वल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इक्वेशन नंबर 2. कंपेयर करते हैं. ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 we have, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा E इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस ds1 इक्वल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इंटीग्रल ds1 स्मॉल एरिया है एट डिस्टेंस r. तो इस पूरी सरफेस का P1 सरफेस का टोटल एरिया, इंटीग्रेशन मतलब टोटल एरिया, स्फीयर है, रेडियस स्मॉल r है, टोटल एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर स्मॉल, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E इक्वल हो जाएगा q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. या इसको लिख सकते हो आप E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर. दैट्स कंप्लीट. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. इक्वेशन नंबर आ गया 3. अब इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं. सेकंड एप्लीकेशन में मैं इसमें रिटन वर्क पूरा इसको रब नहीं करूंगा, दोबारा नहीं लिखूंगा. कहां आपको चेंज करना है. इससे आपको प्रॉफिट क्या होगा कि हमें प्रिपरेशन में थोड़ा सा इजी हो जाएगा
कि सेकंड पार्ट हमारा बड़ी इजीली तैयार हो जाएगा। हमें सिर्फ ये बताओ कि फर्स्ट पार्ट में क्या चेंज करना है। तो एक पार्ट आप इसका इजीली तैयार करो, तीनों निकल आएंगे। देखिए कैसे। सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पॉइंट है एट पॉइंट P1। पहला पार्ट था एट पॉइंट P1। सेकंड पॉइंट है एट पॉइंट, सेकंड पॉइंट ले रहे हैं एट पॉइंट P2। कहां पे? ऑन द शेल, ऑन द सरफेस, है ना, ऑफ शेल, शेल की सरफेस पे। इसमें भी देखिए, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, P2 पॉइंट ये रहा जिसपे स्मॉल सरफेस कितना है ds2। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स फाई इक्वल इंटीग्रल E वेक्टर ds2 EdS2 cos थीटा। यहां भी थीटा 0 होगा तो EdS2 cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो बचा हमारे पास EdS2, है ना। इक्वेशन नंबर 3 तक हो चुका था, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 4। आगे, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम phi इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 5। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी हैव इंटीग्रल EdS2 इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आइए अब देखिए इंटीग्रल EdS2, S2 सरफेस की रेडियस स्मॉल r कैपिटल R है। तो इस सरफेस का मिड वाली जो सरफेस है, इस सरफेस का जो हमारा एक्चुअल स्फीयर है उसकी रेडियस कैपिटल R थी, तो इसकी टोटल सरफेस हो जाएगी कैपिटल R स्क्वायर, यानी 4 पाई R स्क्वायर। यहां हो गया 4 पाई R स्क्वायर, और ये इक्वेशन में हो जाएगी 4 पाई R स्क्वायर। यहां तक तो इक्वेशन नंबर 6 इट इज कॉमन फॉर यू, ऊपर वाले से आ गया। अब थोड़ा सा सरफेस के ऊपर एक्चुअल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी सिंस सिग्मा इक्वल होता है Q अपॉन A, और Q इक्वल कितना हो जाएगा, और Q इक्वल हो जाएगा सिग्मा इंटू A। सो इक्वेशन 6 विल बी, इक्वेशन 6 कितनी होगी जरा देख लेते हैं। इक्वेशन 6 हो जाएगी कैपिटल E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इनटू Q। Q की वैल्यू सिग्मा A, सिग्मा A अपॉन R स्क्वायर, और E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A एरिया 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए क्या क्या। एक तो 4 पाई कैंसिल हो गया 4 पाई से, R स्क्वायर कैंसिल हो गया R स्क्वायर से। कितना होता है हमारे पास? आपके पास बचा Q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वल बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 6 एंड 7, ये और ये, these are the required expressions for electric field due to electric field on the surface of shell. Okay? दो पार्ट कंप्लीट। ओके, यहां तक होने के बाद अब हम लोग आते हैं अगले स्टेप पे, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल। थर्ड पार्ट फिर से आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट कहां है? एट पॉइंट P3 मीन्स इनसाइड द शेल। देखिए फिर से पहला पार्ट इनसाइड द शेल, पॉइंट P3 है, यहां सरफेस ड्रॉ किया ds3। देखो जरा डेफिनेशन वही, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर,
3, तो इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस ds3 cos थीटा, cos थीटा यहां भी थीटा की वैल्यू 0, cos 0 1, तो इंटीग्रल e ds3, इक्वेशन नंबर 8. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम phi equal q upon epsilon naught, equation number 9. On comparing equation 8 and 9, we have equations 8 and 9. We have ED as 3 q upon epsilon naught. ओके, यहां तक तो हमारा सफिशिएंट. बट इसके बाद अब देखिए हमारा जो सरफेस है S3 वो लाई करता है इनसाइड द शेल. अगर शेल के अंदर लाई कर रहा है तो शेल के अंदर चार्ज कितना हो जाएगा, तो इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल इंक्लूड चार्ज Q इक्वल 0. देखिए हमारे पास मेटेलिक स्फीयर था, स्टील का फुटबॉल था, चार्ज स्टील की फुटबॉल में तो ऊपर रहेगा, ठीक है, सरफेस पे होगा, अंदर तो फ्री स्पेस है, हवा है, वहां तो होगा नहीं. अगर वहां नहीं होगा तो अंदर जो आपने स्फीयर दिया है, देखिए पॉजिटिव चार्ज ये बाहर है और ds3 स्फीयर ये है, तो इसके अंदर चार्ज 0 हो गया. चार्ज 0 हो जाएगा तो ये मान लीजिए क्वेश्चन 10 था. सो फ्रॉम इक्वेशन 10 E इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस ds3 इक्वल्स टू 0. क्योंकि वाली 0 पुट की, रिटर्न 0 हो गया और यहां से E इक्वल 0 हो गया. ds3 किधर ले आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11. Hence इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज ऑलवेज 0. इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी ऑफ मेटेलिक स्फीयर इज 0. ये हमारा ड्राइव भी है, एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है. और बोर्ड एग्जाम्स में मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है. ये अलग से भी कई बार पूछा जाता है 1 मार्क में, या वाइवा में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि अंदर इनक्लोज चार्ज 0 था, इसलिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता. इसको ध्यान में रखने के लिए हम आगे भी डिस्कस करेंगे. किसी भी मेटेलिक स्फीयर के अंदर, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, उसके इनर स्पेस में, उसके अंदर के एयर में, है ना, अंदर का स्पेस जो है उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जितना सरफेस के ऊपर होता है उतना ही इसके अंदर होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है क्योंकि 2 बार हो जाएगी तो अच्छे से याद रहेगी कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर की कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है. यहां हमने इसको मैथमेटिकली शो किया है. ठीक है, आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.